पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जो आजकल सभी विषयों को छूता है। आजकल ही नहीं, पुराने समय से भी छूता रहा है और छूने के साथ साथ उसके ऊपर जिम्मेदारी रही विषयों के सृजन की और उन्हें निखारने की, लोगों तक पहुंचाने की। पत्रकार को आप अलग अलग रूपों में, अलग अलग धाराओं में और अलग अलग विधाओं में देखते होंगे, लेकिन पत्रकारों के गुरु कैसे होते होंगे जिनसे पत्रकार सीखते हैं, जो पत्रकार बनाते हैं। आज स्टूडियो में हमारे बीच पत्रकारों के ही गुरु मौजूद हैं, प्रोफेसर सत्यनारायण सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका जी। आप जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में पत्रकारिता विभाग रहे पूरा अपने आप में, और बहुत सारे पत्रकार आपके अंदर जो है वो लेखनी चलाना सीखे और आगे बढ़े। गुरु के नाम से फेमस हैं आप पत्रकारों के बीच में, और आपका पहली किताब फटी जेब से एक दिन पत्रकारों में लोकप्रिय हैं। कई सारी किताबें लिखी, आज तफसील से बात करेंगे। हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, बेसिकली हम तो जानते हैं आपकी कहानी क्या है, कैसे सत्यनारायण से प्रोफेसर सत्यनारायण तक का सफर। असल में कहानी इतनी सी है कि मैं एक सामान्य किसान परिवार से था जी, और अपने परिवार में पहला व्यक्ति था जिसने 10वीं पास की। फिर मैं कस्बे में थोड़ा दूर था लेकिन पढ़ने की। गांव कौन सा था आपका? गांव मेरा शाहपुरा के पास एक खोरी गांव है जी, और वहाँ एक छोटी सी डाणी थी, मैं उस डाणी में रहता था। फिर वहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है। फिर एक खोरी गांव है 3 किलोमीटर, वहाँ मेरी पढ़ाई 8वीं तक की। फिर मैं शाहपुरा आ गया। शाहपुरा के बाद फिर BA MA PhD सारी राजस्थान यूनिवर्सिटी की मेरी पढ़ाई रही मेरी। जयपुर से राजस्थान? जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय से जी। तो पत्रकारिता के आप गुरु हैं, और कैसे आप पत्रकारिता पढ़ने चले गए? नहीं, गुरु नहीं, असल में मैं भी एक तरह का पत्रकारिता अभी सीख ही रहा होता। गुरु तो कोई होता नहीं, क्योंकि ये ऐसा साहित्य और पत्रकारिता ऐसा है कि हमेशा एक शिष्य भाव से ही ग्रहण करना चाहिए जीवन को। तो मेरा असल में MA तो मैंने हिंदी में किया था, और उसके बाद थोड़ा सा ये था कि पारिवारिक पृष्ठभूमि उस तरह की थी कि हमें खुद ही आर्थिक रूप से निर्भर होने के लिए तो मैं समाचार पत्रों में लिखने लगा। और मेरा ये था कि ऐसे फीचर लिखता था मैं शुरू में, वहाँ से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत होती है। और फिर मैं थोड़ा कहानी लिखने लगा, और इसी दौरान मुझे यहाँ के समाचार पत्रों में मेरा ये था कि मैं ऐसी रचनाएं लिखूं जो समाचार से परे, कहानी के नज़दीक और पाठकों के भीतर संवेदनात्मक गहराई को छूती हुई हो। तो मैंने फीचर से शुरुआत की, फिर मैं रिपोर्टाज लिखने लगा। इस तरह से मेरा पत्रकारिता का सफर शुरू होता है जी। तो फटी जेब से एक दिन क्या कहानी है? फटी जेब से एक दिन बेसिकली तो कहानियां हैं उसमें जी, और वो कहानियां एक बेरोजगार युवक की कहानियां हैं जी। और जो इस शीर्षक की कहानी है वो 2 बेरोजगार युवक होते हैं, उसकी नौकरी के लिए जद्दोजहद करते हैं, हमेशा ही करते हैं, आजकल तो बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। तो वो संयोग ऐसा किराया नहीं दे पाते हैं। एक दिन मकान मालिक कहता है कि भाई आपको तो एक मकान खाली करना पड़ेगा, कमरा। तो आपके दौर में सभ्य मकान मालिक हुआ करते थे, तो आपने नहीं तो आजकल तो वो बाहर फेंक देते हैं। नहीं फेंकते तो नहीं थे। तो वो अब हम लोग संकोच में अब किराया नहीं दिया, और वो क्या करते थे, वो सुबह हम निकलते थे जी, और पूरा रात बिना मकान के कैसे व्यतीत होता है जी। तो सड़कों पे किस तरह से जा रहे होते हैं, भूख लगती है, एक मृत्यु भोज होता है, वहाँ भी भोजन करते हैं भटकते भटकते। लेकिन वो बेरोजगारी ऐसे नहीं थी कि रोते रोते, कि विश्वास था कि कभी न कभी हमारा दिन आएगा। और फिर दोनों सुबह निकले हुए 5 बजे, रात को 12 बजे जाकर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म अब तो बड़े उस तरह के हो गए, बेंच पे जाके सो जाते हैं, और उस तरफ सोते हैं। रात को 12 का गजर बजता है, तब उनमें से एक मित्र कहता है कि चलो आज का दिन तो कटा। तो इस तरह से फटी जेब से एक दिन है, और उसमें कहानियां करीब करीब बेरोजगारी की कहानियां हैं सारी, वो अलग अलग एंगल से कहानियां हैं। मतलब एक
अलग अलग एस्पेक्ट हैं उसके। बेरोजगारी के कई होते हैं, परिवार में किस तरह व्यवहार किया जाता है, दोस्तों में जिनकी नौकरियां लग जाती हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं, प्रेमिका किस तरह व्यवहार करती है, तो इस तरह से वो फटी जेब से। तो फटी जेब से एक दिन आपको पढ़ना चाहिए, और बॉलीवुड में तो बाद में गूंजा होगा कि अपना टाइम आएगा, लेकिन प्रोफेसर सत्यनारायण की वो कहानी फटी जेब से एक दिन, जिसमें दो युवाओं की कहानी है और आपकी हमारी कहानी है। बेरोजगारी, श्रम कल्याण, किसान, ये मुद्दे आजकल साहित्य और पत्रकारिता दोनों से गायब हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रोफेसर जो हैं वो वामपंथी हैं। वामपंथी का मतलब हम क्या करते हैं कि जनता से जुड़ा होना वामपंथी होना कहा जाता है, जबकि वामपंथी मैं हालांकि उस विचारधारा को मानता हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे जीवन को समरूप बनाने के लिए ऐसा समाज विकसित करने के लिए वो विचारधारा मुझे लगता है अपने ज़्यादा नज़दीक लगती है मुझे। मैं भी थोड़ा सा सोचता हूँ कि दिल जो होता है, हृदय, वो बाईं तरफ होता है, वाम साइड होता है। जो दिल से सोचता है वो वामपंथी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। हाँ, नहीं मतलब निश्चित रूप से ये होता ही है कि जो हम कोई भी राइटर, मैं नहीं कहता संसार में, विश्व में कोई भी लेखक है कि जो न बोलने वाले की तरफ से वही आवाज़ होता है। जी बिल्कुल। गुरुदेव, एक जमाना था जब हिंदी साहित्य में ही नहीं सारे साहित्य में आलोचना अपना एक विशेष स्थान रखती है। एक जमाना था जब आलोचना को समाज आदर देता था, क्योंकि आलोचना भी समाज की परवाह करती थी। अब ये नहीं लगता कि ये जो विभाजन रेखा है धूमिल हो रही है और आलोचना को लोग विरोध मान बैठे हैं? असल में सहिष्णु समाज नहीं रहा हमारा, इसलिए है। पहले क्या था कि आलोचना को इस रूप में लेते थे कि हम इन्होंने जो आलोचना की इसके पीछे वो उनका मकसद क्या है जी, और अपने को सुधारने की गुंजाइश हर व्यक्ति अपने भीतर रखता है कि मैं ये कह रहा है इसके पीछे हो सकता है कुछ ऐसी चीज है कि इसके एस्पेक्ट में देख कर अपने को कुछ सुधार करूं, और अब उसको उस रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि वो आलोचना को ये समझते हैं कि साहब ये मेरे विरोध कर रहा है, निंदा कर रहा है। हालांकि सहिष्णु समाज में तो ये भी कहा गया कि निंदक नियरे राखिए, हाँ, कुटी छवाई। तो कम्युनिज्म जो है, जो जिसको वाम साम्यवाद कहा जाता है, उसकी विचारधारा लगभग हर गांव में पहुंची ही होगी। कहते हैं गांधी से ज्यादा मार्क्स का दर्शन पहुंचा। असल में जहाँ शोषण होता है वहाँ ये विचारधारा निश्चित रूप से पहुँचेगी। मतलब शोषण के खिलाफ ही है एक तरह की। हालांकि ये उससे हमारे समय और समाज में हमेशा से रहा है, और मार्क्स ने उसको एक व्यवस्थित रूप दिया कि किस तरह से एक शोषक के मतलब वो जो शोषित है उसकी आवाज बना जाए। जी, बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ जो है खड़ी हुई चीज। हाँ, मतलब बुर्जुआ वगैरह जो भी समझे आप। जी, साहित्य में या पत्रकारिता में बहुत लोगों की प्रेरणा है। आपकी प्रेरणा कौन है? आइडियल ऐसा कौन है जिसको आप मानते हैं? एज ए लेखक के रूप में तो मुझे अपने भारतीय संदर्भ, विशेष रूप से मुझे व्यक्तिगत रूप से, जैसे प्रेमचंद का तो सभी नाम लेते हैं, लेकिन मैं एक फणीसुंदरनाथ रेणु से ज्यादा प्रभावित। मेला आंचल उनका किसने नहीं पढ़ा? तो शायद वही कारण रहा होगा कि मेरी रचनाओं में भी आप देखोगे आंचलिक शब्दावली काफी मिलती है। राजस्थान आंचलिक साहित्य गायब होता जा रहा है। रेणु जी की अगर आपने बात की, वो इसलिए हो रहा है कि लोग अपने जड़ों से उखड़ते जा रहे हैं, उखड़ नहीं जा रहे हैं, भूलते भी जा रहे हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि गांव की कहानी अब कम लिखी जाती हैं जी। और तो मेरे इसलिए मैं रेणु से प्रभावित था, और वो इसलिए भी था कि अपनी भाषा में ही आप अपनी बात नहीं कहेंगे अपने साहित्य में तो कब कह पाएंगे। हाँ, वो ठेठ पूर्विया इलाके के लिखते हैं, वहाँ पे बिहार के पूर्णिया जिले की। मैं तो राजस्थानी में हालांकि लिखता नहीं, मैं शुरुआत वहाँ से की थी, लेकिन राजस्थानी वाले तो मुझे कहते भी हैं कि हमारे तो सत्यनारायण जी हिंदी में राजस्थानी लिखते हैं जी। तो राजस्थानी की आपने बात की, राजस्थानी भाषा जो है अब उसको कई मायनों में तो भाषा माना जा रहा है और सरकार उसे दे नहीं रही है। राजभाषा का दर्जा हो या 8वीं अनुसूची में शामिल हो, इस पे आपके क्या विचार है? राजस्थानी भाषा, राजस्थानी समृद्ध भाषा है और बहुत मतलब विपुल मात्रा का और ऐसा साहित्य लिखा गया है जो किसी भी भाषा की, जिन भाषाओं की बात करते हैं साहित्य के, उनके समानांतर बल्कि उनकी टक्कर का साहित्य है। और हिंदी में भी देखो तो आप शुरुआत जो राजस्थान
किताबें हैं वो सारी की, पृथ्वीराज रासो वगैरह, मीरा वगैरह, ये सारे राजस्थानी है एक तरह के। और दर्जा देना चाहिए। शब्दकोश भी आप देखेंगे राजस्थानी का सबसे बड़ा शब्दकोश माना जाता है। और मुझे एक किस्सा याद है, सीताराम लालस ने जो शब्दकोश लिखा, 11 भागों में है जी। तो ऐसा बताते हैं यहाँ के, आपकी जोधपुरी विरासते हैं आप, तो जोधपुर के जो सांसद थे लक्ष्मीमल सिंह भी शायद, वो सीताराम लालस को शब्दकोश के साथ ले गए। तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने कहा कि भाई इस भाषा का कोई डिक्शनरी नहीं है, तो वो डिक्शनरी है। तो ऐसा कहते हैं वो 11 खंड वाला डिक्शनरी जब जमाई गई तो नेहरू जी की हाइट कम थी, उनके शास्त्री जी की उनके बराबर आ गई। बोले ये रहा शब्दकोश। नहीं, उन्होंने अब गांव-गांव जाके हर व्यक्ति से मिलके ऐसे शब्द, और मुझे मतलब मैं कई बार आपको बताऊं कि हिंदी में मुझे ऐसे शब्द नहीं मिलते हैं, तभी मैं राजस्थानी की शरण जाता हूँ। वही है हिंदी में जैसे दुर्घटना, लेकिन राजस्थानी में बछड़ो, मतलब सीधा उसके अंदर बछीड़ का कोई, जैसे मेरे लिए एक अनुवाद, मेरी जो कहानी का अनुवाद करते हैं दिक्कत आती है। जैसे कुछ शब्द होते हैं कि मुसेड़ है, गणेश है लोग, तो वो मुझे पूछते हैं क्या अर्थ है। मुसेड़ हिंदी में नहीं मिलेगा। रोटी चुपड़ने का हिंदी में है कि रोटी चुपड़ दी, अब राजस्थानी में तो गड़गच भी है, चुपड़, कई शब्द हैं। तो ये समृद्ध भाषा है, और आधुनिक साहित्य भी राजस्थानी में लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं है, पहले भी लिखा गया, लेकिन अब मान्यता नहीं दे, इसके पीछे मुझे राजनीति कारण है। लेकिन उसमें नेट स्लेट PhD होती है, उसमें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, विभाग है, सरकार जो है वो वही है कि लेजिस्लेशन में मान्यता नहीं दे रही। हाँ, जबकि साहित्य अकेडमी का प्राइज भी दिया जाता है। हाँ, सरकार पुरस्कार देती है। हाँ, फिर जब पूछते हैं तो कौन सी राजधानी? हाँ, ये असल में पॉलिटिक्स के कारण ही कौन सी राजस्थानी है। तो राजस्थानी पे जोधपुर में विभाग शायद सबसे पहले शुरू हुआ था। हाँ, जोधपुर कोई शेखावत जो थे, कल्याण सिंह शेखावत। जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर नामवर सिंह यहाँ हुआ करते थे उस समय जब हिंदी में थे वो जी। उसके पहले उसके आसपास ही राजस्थानी विभाग बन गया था जी। मुख्यमंत्री जोधपुर से रहे, और कांग्रेस के समय में एक संकल्प भी आया, और उसके बाद चीजें मुकम्मल नहीं हो पाई। हाँ, अभी तक नहीं हो रही है। जी जी जी। पत्रकारिता आपने भी की, आपने कॉलम लिखे, और आप चाहते थे कि मानव संवेदना को टच करे ऐसी चीज लिखी जाए। अब मैं और तत्कालीन पत्रकारिता में क्या अंतर देखते हैं गुरुदेव? असल में मूल कारण तो ये है कि जो संवेदना की आप बात कर रहे हैं ना, तो ये संवेदना वाकई धीरे धीरे कम होती गई है। जैसे दुर्घटना ही घट गई है। जैसे कल के मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 6 लोग किसी तीव्र गति से वाहन से टकराए, वो हो गया। तो केवल एक खबर आ जाती है कि 6 मरे, 3 घायल, या ऐसे हो गए अस्पताल, लेकिन उसके साथ जो संवेदना है कि किस तरह से उनको निकाला, किस तरह तड़फ रहे थे परिवार के लोग, ये सारी चीजें अब न्यूज में गायब होती जा रही हैं। जी। मुझे एक अल्बert कामू थे, फ्रांस के बहुत बड़े लेखक थे जी। और वो उनको नोबेल प्राइज भी मिला जी आउटसाइडर पे। तो उन्होंने पत्रकारिता के लिए एक अच्छी बात कही, मुझे याद आ रहा है इस समय। वो ये कहता है कि हमारे अखबार में, समाचार पत्रों में, या पत्रकारिता के किसी पैसे में, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया, कि इसलिए गायब होती जा रही है कि खबर लिखने वाला जो घायल हो गए, मर गए, उन लोगों को वो वैसे देखता है, गिनती में संख्या में देखता है। उसमें मनुष्य में, उस जो घायल या मरने वाले मनुष्य में 2 मिनट के लिए अपने किसी प्रिय व्यक्ति की कल्पना कर ले, तो उसका खबर लिखते हुए हाथ कांपेगा, और वो कांपते हुए हाथ से लिखी खबर पढ़ने वाले जो पाठक है उसके भी हाथ कांपेंगे, थोड़ी देर उस संवेदनशील वो भी होगा। ये आज गायब होती जा रही है। आपने फ्रांस के लेखक का जिक्र किया, मेरी एक फेवरेट कवियत्री रही है विश्वाव शिम्बोर्स्का। हाँ, मेरी भी है। पोलैंड की। तो उनका ये है कि वो यास्लो के निकट एक अकाल शिविर एक कविता है, उसमें वो कहती हैं कि अकाल में और दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या 0 को पूर्णांक मान के की जाती है। 1001 लोग मरे हैं तो 1000 ही गिने जाएंगे, जैसे एक वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। पेट में जो बच्चा जन्मा था उसकी कोई गिनती नहीं होगी। तो साहित्य को छुआ गया है। जैसे कि शहतूत रचना है साबिर हाका की,
कि सहतूत जब गिरता है तो लाल रंग छोड़ जाता है अपना, उसी तरह से मजदूर कहीं ऊंचाई से गिरता है तो वो अपना खून का धब्बा उसी तरह छोड़ जाता है जैसे। तो ये जो है साहित्य में कई चीजें, अगर अपन बात करें कि संवेदना के नाम पे कुछ और हो रहा है, जैसे स्त्री विमर्श जो है साहित्य में अब अलग तरीके से है। स्त्री विमर्श में पुरुष विरोध बहुत हावी हो गया है, जबकि ये कई बार हो जाता है ये, लेकिन इतना नहीं है। वो क्या होता है कि आप इसको ऐसे भी देखिए, कई बार मुझे लगता है कि भी इतने वर्षों तक इतनी सदियों तक दमित रही है स्त्री, है ना। तो कई बार वो प्रतिरोध में पाती है, पुरुष को अपने प्रतिरोध में पाती है, तो वो उग्र हो जाती है या मतलब उस तरह से, तो ये हो जाता है, प्रतिक्रिया स्वरूप कई बार होता है, लंबे समय तक दमित रहा होता है, उसकी भाषा होगी। जैसे उदाहरण दलित साहित्य में देख लो आप। जी बिल्कुल। तो उस तरह होता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है इतना, क्योंकि अपनी आवाज, अपनी बात कहने के लिए वो स्वतंत्र है अब, और वो पूरे दबंग तरीके से कह रही है। और हमारे हिंदी में भी ऐसा नहीं है कि अभी आवाज़ बहुत पहले से, जैसे विदेश में आया उसके पहले जैसे कृष्णा सोपती थी, मन्नू भंडारी है, उषा प्रेमवदा है, ये उस समय आ गई थी। तो मतलब विदेश में भी साहित्य स्त्रियों का जैसे लिखा जा रहा था उस तरह। जी, अमृता प्रीतम है, हाँ जी, उस समय तो कृष्णा सोपती का तो प्रभा खेतान है। जैसे उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो लोग बड़े बेचैन हुए थे कि कैसे, अरे ये इसको कहने दो, ये अब मुखर हो रही है तो होने दीजिए, आप क्यों बेचैन होते हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं, स्त्रियों में भी जैसे साहित्य रचना जो है वो सृजनात्मक, मैं ये कह रहा हूँ, अगर पुराने समय की देखें, जब राजस्थान में एक अलग तरह का माहौल था, मीरा का जो उस जमाने में, मतलब कि आज के 500 साल पहले मेरा, और मतलब किस तरह से जकड़बंदी, उन दीवार, लोग अपार्ट से बाहर। मैं अभी कुड़की गया था, मैं एक कॉलम भी लिखता हूँ समाचार पत्र में, तो मैंने लिखा था कुड़की के बारे में। तो मैं जब उसको किले के ऊपर खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा, तो मैंने कहा किस तरह इन दीवारों से बाहर निकल के उस स्त्री ने देखा होगा। वो मुझे लगता है कि विश्व में स्त्री प्रतिरोध का एक ज्वलंत उदाहरण, प्रतीक है, पहली प्रतीक है। और बाहर, वहाँ केवल वहाँ नहीं, केवल किले में नहीं, बाहर निकल के भी पुरुषों के बीच भी, कितने साधु संतों के बीच भी कितने उदाहरण मिलते हैं कि किस तरह से उन्होंने वो संघर्ष किया और अपने उदाहरण में। तो जैसे साहित्य आप लोगों के मार्गदर्शन में हम भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहे, मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं मिला कि जिसकी संतान नहीं हुई, जिसकी पीढ़ियां नहीं चली, जिसका कोई चेला नहीं, जिसने कोई साहित्य के ग्रंथ नहीं लिखे, जिन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया, कोई संप्रदाय नहीं चलाया, उसके बाद भी वो 500 साल बाद याद रखी जाती है, और ना जाने कब तक याद रखी जाती रहेगी। आनंदान वैसे जिनके है वो भी तीसरी पीढ़ी बाद क्या उनकी फोटो नीचे आ जाती है, फिर दूसरी लगती है। मतलब उस धारा को लेके चलने वाला कोई नहीं रहा कभी। जैसे कृष्ण को हम इसलिए याद रखते हैं कि उनपे महाभारत लिखा गया, महाभारत में से गीता निकल आई, फिर सबने लिखा, सूरदास कृष्ण पे लिखते रहे हैं, लेकिन मीरा पे तो बहुत कम। मीरा ने तो भाई अपनी जगह खुद बनाई ना, अपनी राह खुद बनाई उन्होंने, और उन्होंने जो साहित्य रचा वो एक उस तरह का है कि मौलिक तो है ही है, लेकिन एक आवाज बिल्कुल जो है। आजकल की जो हिंदी है उसको अपन कैसे देखेंगे? हिंदी जो इंग्लिश मिक्स हो गया है मामला कई जगह है। नहीं, इतना तो नहीं हुआ, ये समाचार पत्रों के कारण है, हालांकि साहित्य में उतना समाचार पत्र या बॉलीवुड बोलचाल में, बॉलीवुड के लो वो भी बोलचाल इतना, लेकिन ज्यादा साहित्य। और हिंदी को मैं इसलिए थोड़ी लिबरल भी होना भी चाहिए, जैसे मेरे मुंह से भी आपने देखा लिबरल निकला। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है पूरे विश्व में, मुझे लगता है, जिसने अपने सारे कपाट खोल के रखे, और जो
भाषा आ रही है उनको अपने में जज करती चली गई। हाँ, उन्होंने न तो धर्म के भेद रखे न कुछ और हाँ, रखा। कोई किसी का भाषा की कोई दीवारें नहीं बनाई, और जो शब्द ले लिया है ना तो अपने भीतर उनको इस तरह से जज कर लिया कि उसके अपने ही हो गए वो। बिल्कुल, तत्सम तद्भव देशज विदेशी सारे शब्द आ गए। जैसे मुझे एक अजय प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका एक बड़ा अच्छा उदाहरण याद आता है। एक बार वो जा रहे थे तो वो उन्होंने कहा कि जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि वो कपड़े की दुकान थी, तो मुझे लगा ये कपड़ा फलानी कंपनी का मैंने यहाँ से खरीदा है, लेकिन तो मैंने जब खरीद के पहन लिया तो ये मेरा हो गया जी। तो ऐसी भाषा हिंदी ने जो है, और बहुत कम 150 साल के इतिहास में इतना विशाल विशद साहित्य पूरे विश्व की जो हजारों साल से चली आ रही हैं, उनके पैरेलल आज उनके समानांतर साहित्य खड़ा है हिंदी का। कहते हैं ना एक वो के मीरा केशव जायसी तुलसी सूर कबीर, और किस भाषा की है भला हिंदी सी तकदीर। तो इसमें स्त्री भी है, धर्म और वो भी चीजें शामिल है, और उसमें काव्य भी है। नहीं, हिंदी ने इतनी विपुल साहित्य हर विधा का, अब जो विधाएं आ रही हैं जिसमें मैं लिखता हूँ रिपोर्टाज वगैरह, ये मतलब हर विधा में अपना साहित्य पे बात कर रहे हैं। साहित्य अकादमियां बहुत सारी हैं, लगभग कोई सरकार एक आधा नया ही बना जाती है हर बार। तो क्या पॉलिटिक्स इसमें है या? पॉलिटिक्स है तभी गड़बड़ है। स्टेट राज्य की अकेदमियों में तो है, जैसे अपने राजस्थान साहित्य अकेदमी है, इसमें भी देखें तो ये जैसे कि भी सरकार आते ही वो अध्यक्ष बदल देते हैं जी, और अध्यक्ष जो बनते हैं वो भी सरकार आते ही बनते हैं। और सरकार भी तब बनाती है जब सरकार जा रही होती है, मतलब चुनाव आने वाले होते हैं तो साल भर के लिए लिपापोती करती है, और जिनको बनाती है वो फिर उनकी अपनी राजनीति होती है। तो इसलिए निश्चित रूप से राजनीति तो है ही, हावी है, और उससे विशेष नुकसान एक तो साहित्य के साथ नए लोगों का ज़्यादा होता है। साहित्य अकेदमियों का है कि वर्कशॉप आयोजित किए जाएं, कार्यशालाएं की जाए, उनको प्रोत्साहन किया जाए, लेकिन वो तब होता है जब उनको पूरे 3 साल कार्यकाल होता है साहित्य अकेदमी के अध्यक्ष का, पूरा अवसर दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया जाता। आपने खूब सारी किताबें लिखी हैं, अभी कोई नया लेखन क्या कर रहे हैं? मैं असल में पिछले करीब 20 साल हो गए मुझे। 2001 में कथा देश एक हिंदी की बहुत बड़ी पत्रिका, उसमें मेरा एक कॉलम आता है यायावर की डायरी। जी बिल्कुल। तो मैं बीच में 10 साल लिखा, फिर बंद हो गया, फिर 2 साल लिखा, बंद हो गया, और कोरोना के बाद फिर मैं लिख रहा हूँ। तो एक तो मेरी वो किताब अभी कॉलम का, हाँ, यायावर की डायरी आने वाली है, और एक पिछले, हालांकि अब ये मैं कोई इतना बड़ा भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आत्मकथा शायद इस साल आ जाएगी जी। वो आत्मकथा मैं लिख रहा हूँ धीरे धीरे। किस नाम से होगी? अभी शीर्षक तो नहीं सोचा मैंने, लेकिन फटी जेब से एक जिंदगी ठीक रहेगा। लेकिन मैंने आपकी जानकारी लिए वैसे मोटे तौर पे ये सोच रखा गफलत में, तो जीवन गफलत में ही निकल गया। मैंने कहा क्या है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल तो बाकी तो मैं डायरी मेरी भी आने वाली है, एक किताब डायरी की भी। इस साल 3-4 किताबें मेरी एक साथ आएंगी। तो आज हमारी बात हुई पत्रकारों के गुरु से, साहित्य के एक ऐसे प्रतिभान से, प्रोफेसर सत्यनारायण से। जोधपुर की जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आप लंबे समय तक पढ़ाते रहे, और सैकड़ों सुशिष्य इनके मार्गदर्शन में तैयार हुए, और अपनी कलम जो है वो साहित्य के धरातल पे चला रहे हैं। कुछ लोग पत्रकारिता के कठोर धरातल पे भी चला रहे हैं। वो धरातल आजकल सरकारें तय कर रही हैं, स्थितियां बदली हैं, तमाम चीजों पे बात हुई। हम विश्वास करते हैं कि प्रोफेसर सत्यनारायण हमें फिर और भी समय देंगे, और हम और विषयों पर भी आपके विचारों से रूबरू होते रहेंगे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार कि मुझे इन्होंने अवसर दिया और आपसे बात की मैंने। थैंक यू सर।